नमस्कार। कैपिटल टीवी बिहार के खास कार्यक्रम रूबरू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रूबरू में आज हम चर्चा करेंगे बिहार के उस राजनीतिक तापमान की जो नॉमिनेशन पहले चरण के बाद और परवान चढ़ रहा है। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं प्रोफेसर संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक हैं, राजनीति की पल पल की खबर रखते हैं और यकीन मानिए आज जो हमारी बातचीत होगी वो बिहार के चुनाव में क्या आगे क्या होने वाला है उसका एक संकेत डॉक्टर साहब देने जा रहे हैं। तो आइए उनसे सीधी बातचीत करते हैं। रूबरू के प्रोग्राम में आपका बहुत स्वागत है प्रोफेसर साहब। जी आपको भी सर। सर, जो पहले चरण का नॉमिनेशन हो चुका है, महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो चुका है, एनडीए पहले ही सीटों का बंटवारा कर चुका है, लेकिन एक चीज पर हम लोग आज विचार करेंगे कि दो बिरादरी ऐसी है बिहार में जिसको ऐसा लगता है कि उसको उसका वाजिब हक नहीं मिला। पहली बिरादरी भूमिहार और दूसरे बैस। तो शुरुआत हम भूमिहार बिरादरी से करेंगे कि आखिर गुस्से में क्यों है भूमिहार बिरादरी। देखिए, अगर इस बिरादरी को लेकर के सवाल करेंगे तो जहानाबाद की सीट को लेकर के नाराजगी उनकी है जी। क्योंकि जहानाबाद सीट पर लगातार आजादी के बाद से वहां पर वो चुनाव लड़ते रही है ये बिरादरी। ठीक है, जीतना हारना अलग पार्ट है, लेकिन इसकी दावेदारी और इसकी जीत और हार चलते रही। पिछली बार अति पिछड़ा चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जी को उम्मीदवार बनाई थी जेडीयू ने तो लगा कि चलिए प्रयोग किया गया है और वो चुनाव जीत गए थे। लेकिन इस बार फिर उस सीट पर उनको ही दिया गया टिकट। इसको लेकर के भूमिहारों में नाराजगी है कि आखिर जहानाबाद जहां पर एक लड़ाई लड़ी जाती है, मजबूती के साथ खड़े रहते हैं, चाहे जिस गठबंधन के साथ हम खड़े रहें। कभी कांग्रेस मजबूत हुआ करती थी तो कांग्रेस के साथ खड़े रहते थे, कभी एनडीए मजबूत हुई तो उनके साथ खड़े रहे, लेकिन हमारी सीटों में भी सेंधमारी की गई। तो जहानाबाद सीट को लेकर के नाराजगी तो है। जहां तक वैश्य समाज की बात है तो वैश्य समाज प्रोफेसर हम बैस पर आएंगे। हम पहले भूमिहारों की बात कर लेते हैं। आप ही ने कहा कि एक प्रयोग हुआ जहानाबाद में, लेकिन वो प्रयोग सफल रहा। तो क्या सफल प्रयोग को ताक पर रखकर कोई एक दूसरा प्रयोग करना चाहिए था नीतीश कुमार को? नहीं, देखिए, वो प्रयोग सफल इसलिए नहीं हुआ, कभी कभी कुछ चीजें एक्सीडेंटल हो जाती जी। अब तेज प्रताप यादव जी सुरेंद्र यादव के बागी हो गए और उन्होंने जाकर के संजय यादव नाम के उम्मीदवार को खड़ा कर दिया। वो 7-8 हजार वोट काट लिए और 1700 मतों से चंदेश्वर चंद्रवंशी चुनाव जीत गए थे। 1700 मतों लोकसभा में चुनाव जीतना एक अपने आप में माना जाता है कि नेक टू नेक से भी आगे को देखा जाए। तो लगा कि ठीक है, चंद्रवंशी जी को भी अगर एनडीए ने उम्मीदवार बनाया तो लोगों ने उनको समर्थन दिया। लेकिन बार बार सारी पार्टियां तो जातीय गणित साधती ही है और जिस जाति की संख्या जिस लोकसभा क्षेत्र में होती है तो वो अपनी दावेदारी भी रखते हैं। तो चंद्रवंशी की संख्या कितनी है और भूमिहारों की संख्या वहां कितनी है, इसको लेकर के नाराजगी तो है। और वो कहते तो है कि 7-8 सीटों पर पहले हम लड़ते थे, जीतते थे, हमें काटते काटते 4 सीटों पर सिमटा दिया गया और 4 सीटों में भी जो एक सीट जहानाबाद की थी उनको भी अब उसमें भी हमें खारिज कर दिया गया। इसको लेकर के भूमिहारों में जहानाबाद में नाराजगी है कि भाई नवादा की सीट तो हमें देते हैं, आप बेगूसराय की सीट तो देते हैं, मुंगेर नए परिसीमन में बना है वहां तो लड़ाते हैं, आखिर जहानाबाद में भूमिहारों की ताकत को आपने क्यों कमतर करके आंक रहे हैं, जिसकी वजह से भूमिहारों को किनारे आप कर दिए और एक अति पिछड़ा को आपने उम्मीदवार बना दिया। इसको लेकर के नाराजगी है। प्रोफेसर साहब, हमारे दर्शकों को आप ये समझाने की कृपा करें कि ये जो नाराजगी जहानाबाद में है, क्या इसका प्रभाव बिहार के दूसरे भूमिहार बहुल सीटों पर पड़ेगा या फिर जहानाबाद तक ही मामला खत्म हो जाएगा? अब देखिए, निर्भर करता है कि ये मैसेज तो वो दे ही रहे हैं ना। जैसे अब तो डिजिटल का जमाना है, हम और आप बात कर रहे हैं और कई दर्शक इस बातचीत को सुन भी रहे होंगे, देख भी रहे होंगे। तो घटनाक्रम जो भी होता है तो उसके मन मस्तिष्क पर प्रभाव तो पड़ता ही है। अब अगर वो प्रभाव पड़ा और उस प्रभाव का परिणाम दिखा
तो हम लोग फिर इस पर बात करेंगे चुनाव परिणाम के बाद कि हाँ, जहानाबाद कैसे इनको किनारे किया गया तो उसका पूरे बिहार में प्रभाव दिखा। अभी तो इलेक्शन चल ही रहा है, तो जब तक परिणाम नहीं आ जाता है लोकसभा का, तब तक हम लोग निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं। निष्कर्ष पर पहुंचेंगे परिणाम के बाद कि शायद जहानाबाद की सीटें अगर भूमिहार के हिस्से में होती तो भूमिहार की नाराजगी एनडीए को नहीं झेलनी पड़ती। अगर वो सीटें नहीं मिली इनको तो इनकी नाराजगी और क्षेत्रों में भी देखने को मिली। वैश्यों को लेकर कहा जा रहा है कि सुनील कुमार पिंटू का टिकट कट गया, रमा देवी का टिकट कट गया, तो आखिर वैश्य बिरादरी क्या करे? क्या कोई दूसरा विकल्प उसके पास है या नरेंद्र मोदी के नाम पर उनकी गोलबंदी फिर एनडीए के साथ होगी? आपको क्या लगता है कि वैश्य नाराज हैं, उनकी नाराजगी का कितना असर पड़ेगा इस चुनाव में? नहीं, वैश्य तो नाराज हैं क्योंकि दो सीटें उनकी कट गई और वो भी दोनों सीटिंग सांसद। सुनील कुमार पिंटू भी कट गए और रमा देवी जो हैट्रिक लगाई और उनका भी टिकट कट गया, तो नाराजगी तो है। अब नाराजगी को रहता है क्या कि राजनीति में दूसरी पार्टियां उन पर नजर रखती हैं, क्योंकि जो बागी और विद्रोही होते हैं वो बड़ा आक्रामक वोटिंग करते हैं, क्योंकि दो ही लोगों की है चुनाव में जिनमें जिताने की क्षमता होती है या हराने की क्षमता होती है। तो अगर एनडीए टेकन फॉर ग्रांटेड वैश्य को ले रही है और वैश्य लोगों ने अगर एनडीए को के जगह पर उन्होंने वोट कर दिया महागठबंधन को, तो भाई इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ा, एनडीए को भुगतना पड़ेगा। और अगर वो नरेंद्र मोदी के नाम पर जो माना जाता है कि वो ट्रेडिशनल उनके वोटर हैं, नरेंद्र मोदी के निर्णय से वो अलग नहीं जा सकते हैं, तो उन्होंने चुप्पी भी साध ली, तो मैं मानूंगा कि उदासीन हो गए। तो कभी कभी राजनीति में उदासीनता से भी कई सीटें हार जाए जाती है कि वोटर उदासीन हो गए, निकले चुपचाप, उन्होंने अपना वोट किया, घर लौट गए। उस उदासीनता भी इतना बड़ा फासला, इतना बड़ा मार्जिन तय कर देता है कि परिणाम कुछ और होना चाहिए, परिणाम कुछ और हो जाता है। तो ये तो देखने वाली बात होगी कि क्या वैश्य उदासीन रहते हैं, वैश्य आक्रामक होकर के महागठबंधन के पक्ष में वोटिंग कर देते हैं, या वैश्य जो है नरेंद्र मोदी को मान करके कि चूंकि यह फैसला नरेंद्र मोदी का है, हो सकता है कि आगे इसकी क्षतिपूर्ति की जाएगी, इसको फिलअप किया जाएगा, ये मान करके वो चुपचाप रह जाते हैं। इसलिए यहां भी मैं उसी उत्तर को बताऊंगा कि चुनाव परिणाम आने दीजिए, परिणाम के बाद हम लोग इस पर बात करेंगे कि वैश्य कहाँ खड़े रहे, किसके साथ खड़े रहे, या उदासीन होकर के चुप्पी साधे रहे। देखिए, एनडीए ने प्रोफेसर साहब और महागठबंधन ने करीब करीब सीटों का बंटवारा कर दिया, सीटों के नामों का भी ऐलान धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन एक पेज जो मुकेश सहनी का फंस रहा है, आपको क्या लगता है कि मुकेश सहनी क्या न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे, या फिर क्या राजनीतिक भविष्य बिहार के चुनाव में उनका देख रहे हैं 24 में आप? देखिए, राजनीति में आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं, क्रेडेंशियल एक बड़ा फैक्टर होता है, विश्वसनीयता। शर्तों के आधार पर राजनीति में हिस्सेदारी नहीं मांगी जाती है कि आप ये शर्त माने, इतना टिकट दें, तब हम इस समाज का वोट दिलाएंगे, नहीं तो इस समाज का वोट नहीं दिलाएंगे। समाज किसी की गिरवी नहीं होती है। ठीक है, आप उस समाज से आते हैं, लेकिन उस समाज से और भी तो लोग हैं। हरी साहनी उसी समाज से हैं, राजभूषण निषाद उसी समाज से हैं, अजय निषाद उसी समाज से हैं, महागठबंधन में भी कई निषाद हैं जो उसी समाज से हैं। तो आप एक गारंटी ले लीजिएगा और फिर चलिएगा लोगों को शर्तों के आधार पर तय करने। यही कारण रहा कि एनडीए ने भी इनसे अपना किनारा कर लिया और महागठबंधन ने भी किनारे कर लिया। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल जो मामला होता है उसको कोई पार्टी कैसे डिसाइड कर देगी, कोई गठबंधन कैसे डिसाइड कर देगा। अब ये कह रहे थे कि निषाद समाज को शेड्यूल कास्ट में शामिल कराइए। शेड्यूल कास्ट में शामिल कराने के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है ना, या पॉलिटिकल दबाव से शेड्यूल कास्ट में शामिल हो जाता है। तो अगर आप उस क्राइटेरिया में आते हैं कि नहीं आते हैं, पहले इसका तो एक पहले हो जाए एक सर्वे कि क्या उस क्राइटेरिया में आप हैं। अब उत्तर प्रदेश में निषाद समाज क्या ये शेड्यूल कास्ट में आएंगे? जो समाज की स्थिति है बहुत अच्छी स्थिति में वहां है। कहीं और समाज में, गुजरात में देख लीजिए निषाद समाज की क्या स्थिति है। तो हर जगह की डेमोग्राफी,
हर जगह की उनकी आर्थिक स्थिति अलग अलग होती है। तो इन शर्तों के साथ ये दोनों गठबंधनों से बात मुकेश सहनी कर रहे थे कि भाई आप घोषणा कर दीजिए कि हमारी सरकार बनेगी तो हम आपको शेड्यूल कास्ट के दर्जा के लिए मांग करेंगे। कैसे कोई बोल देगा? ऐसा संभव नहीं है। तो प्रोफेसर साहब, एक चीज है जो आप कह रहे हैं कि शर्तों के आधार पर, जैसे मुकेश सहनी और उनके लोग कहते हैं कि एक बार तो हम धोखा खा गए तेजस्वी यादव से, मौर्या होटल से हमको बाहर निकलना पड़ा, तो आप क्या चाहते हैं कि बार बार हम धोखा खाएं? हम पहले ही से अपनी सारी चीजें क्यों नहीं मनवा लें? भाई अब तो ये धोखा खाए है कि इन्होंने धोखा दिया, इसको आप भी समझ सकते हैं, हम भी समझ सकते हैं। लेकिन मैं इतनी बात जरूर कह रहा हूं कि राजनीति में शर्त जैसी कोई चीजें नहीं होती है, परिस्थितियां होती हैं और एक सम्मानजनक तरीके से एक गठबंधन का स्वरूप तय होता है। कांग्रेस को आपने देखा, आप भी लगातार कवर कर रहे हैं, कांग्रेस कितना बैकफुट पर गई। आरजेडी सिंबल बांटते रही, आरजेडी कैंडिडेट घोषित करते रहा। अब एक भी कांग्रेस के प्रवक्ता को गुस्से में, रिएक्शन में बोलते हुए उन्होंने आपने नहीं देखा होगा। नहीं, कांग्रेस बिल्कुल स्थिर नहीं। लगा कि अगर हमको आरजेडी के साथ गठबंधन में है तो आरजेडी की बात हमें माननी होगी और आरजेडी से हम अपनी बात भी मनवाएंगे। और 9 सीटें मिली ना कांग्रेस को, 26 सीटों पर ही ना आरजेडी लड़ रही है। अगर वो लड़ जाते, भिड़ जाते, भाग जाते, मेरे पीठ में छुरा मारा जा रहा है, मेरे पेट में छुरा मारा जा रहा है, इन शब्दों का प्रयोग करने लगते तो गठबंधन टूट जाता। के सहनी जी की, उनकी पार्टी है वीआईपी पार्टी, लोकतंत्र में आजाद है, लड़े। कोई जरूरी है कि प्री पोल अलायंस हो, पोस्ट पोल अलायंस में जाइए, आप अपनी ताकत दिखाइए, लड़ी जाइए चुनाव में, 3 सीट पर लड़िए, 5 सीट पर लड़िए, 10 सीट पर लड़िए, जीत जाइए और जीतने के बाद फिर कहिए कि मैंने अपनी ताकत तो दिखा दी, अब हमारे साथ सशस्त्र गठबंधन होगा। लेकिन जब तक आप जीतेंगे नहीं, तब तक आप शर्तों के आधार पर आप चीजों को तय करना चाहेंगे, तो मैं समझता हूं कि वो लोग भी जो राजनीति कर रहे हैं, गठबंधन वाले लोग, वो भी थोड़े कम समझदार हैं। वो भी तो एड़िया रगड़ करके ही राजनीति के शिखर पर पहुंचे हैं। तो वो लोग भी जमीनी हकीकत को समझते हैं। तो मुकेश सहनी को अपनी ताकत दिखानी चाहिए, लड़ जाए चुनाव और लड़ करके जीत जाए और फिर पोस्ट पोल अलायंस में बात करें। जी, तो तमाम बातें हुई प्रोफेसर आपके साथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ प्रोफेसर संजय कुमार जी, जो साफ कर रहे हैं कि भूमिहारों और वैश्यों का जो गुस्सा है उसको शांत करना पड़ेगा। मिसकैलकुलेशन नहीं हो, वही एनडीए के लिए फायदे की बात है। और मुकेश सहनी को शर्तों के आधार पर राजनीति करनी छोड़नी होगी और कांग्रेस से सीखना चाहिए कि गठबंधन धर्म कैसे निभाया जाता है और गठबंधन किस तरह से चलता है। आप अपनी ताकत दिखाइए, चुनाव के बाद आपको जो निषाद आरक्षण चाहिए कोई भी देने के लिए तैयार हो जाएगा, अगर आपके पास ताकत है। तो आज के रूबरू में बस इतना ही। अगले प्रोग्राम में किसी नए मेहमान के साथ हम आपसे मिलेंगे। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।